बार की तरह इस बार भी वी आर ट्राइंग टू decode the financial planning related to your children. The focus today would be only on children's. The focus will also on identifying where we go wrong into our children's financial planning. समय के साथ क्या क्या चीजें हैं जो बदल गई हैं और जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम अपने बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस नए आ गए हैं। बच्चों की एस्पिरेशंस कंप्लीटली डिफरेंट हो गई है। सो इफ वी टॉक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव, my grandfather was mostly uneducated. My father studied but only till class 8. एंड जब मेरे पिताजी ने क्लास 8 तक पढ़ाई की तो उनके पास पढ़ाई करने के लिए खुद की कोई चेयर और टेबल नहीं थी। मेरे पास पढ़ने के लिए अपनी एक चेयर और एक टेबल थी, और मेरे बच्चों के पास पढ़ने के लिए चेयर भी है, टेबल भी है, उनका खुद का कमरा भी है, और उसमें एयर कंडीशन भी लगा हुआ है। सो ये चीजें समय के साथ बदलती गई है, एंड ऑल्सो द स्टाइल ऑफ एजुकेशन हैज चेंज्ड सिग्निफिकेंटली at that point of time. सब तो कोई बात ही नहीं होती थी। जब हम सीनियर स्कूल में क्लास 11 या 12 में राहुल सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जस्ट वेट। हाँ, इज इट बेटर नाउ? क्या मेरी आवाज अभी क्लियर आ रही है? यस यस, अब आ रही है। ओके, फैंटास्टिक। सो आई वाज टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि बच्चों के एजुकेशनल एस्पिरेशंस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। दिस आर ऑल प्री प्रेजेंटेशन डिस्कशन व्हिच आई एम डूइंग। सो while my dad was only educated until class 8, I did an MBA. And आज के दिन में I was reading an article which actually showcased that education is now a industry. एजुकेशन अब एक व्यवसाय बन गया है, और किसी भी व्यवसाय में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से ही उसको देखा जाता है। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है स्किल गैप। बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। जहाँ पे दिल्ली से मेरठ अगर आप जाओगे तो आपको रास्ते में बहुत सारे बड़े बड़े खेत दिखेंगे, और खेतों के बीच में बड़ी बड़ी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज दिखेंगी। वो हर साल नए बच्चों को एजुकेट करके निकाल रहे हैं, पर जॉब्स नहीं है। वो बच्चे एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, प्रेजेंटेशन बनाना जानते हैं, पर इंडस्ट्री के लिए तैयार नहीं है। माँ बाप जिन बच्चों के ऊपर इंजीनियरिंग, एमबीए, एमएस के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, उनकी पहली तनख्वाह लाखों में नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनकी आरओआई तो बन रही है, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा रहे हैं, पर बच्चे नहीं कमा रहे, विच इज द बिगेस्ट स्किल गैप। एंड यहाँ पे ये भी देखने को आया है कि जो दूसरा वर्ग है जो कम पढ़ा लिखा है, जिन्होंने अपने बिजनेस से शुरुआत की कम उम्र में, वो कंपैरेटिवली ज्यादा सक्सेसफुल है। कुछ समय पहले तक आईटी कंपनी में जॉब मिलने पर माँ बाप खुश होते थे कि अब मेरे बच्चे को एक स्टेबल जॉब मिल गया है। आज वो सिनेरियो बदल गया है। आज वो सिनेरियो है जब यंग फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स छोटे एंटरप्रेन्योरियल जॉब्स में जाना प्रेफर करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस का गैप आ जाता है, अ, जहाँ पे पेरेंट्स सोचते हैं कि एक अच्छी सरकारी नौकरी या एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी ज्यादा स्टेबल होगी, लेकिन बच्चे समझते हैं कि मल्टीनेशनल में आई विल बी गिवन वन जॉब, और मुझे वही एक जॉब हर रोज करना होगा। मेरे लिए सीखने की के उपक्रम कम होंगे, और मेरे लिए जल्दी ग्रो करने के उपक्रम कम होंगे। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है।
और इसके बीच में फंस रही है नई जनरेशन जो तेज गति से आगे जाना चाहती है, जो नए एवेन्यूज, फोटोग्राफी, सोशल मीडिया, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ऐसे चीजों को परस्यू करना चाहती है। पर जो पुरानी जनरेशन है जो उसको फंड करने वाली है, क्योंकि पैसा देने की ताकत पेरेंट्स के पास है, और उन्होंने ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स करियर्स अपने टाइम में नहीं देखे। सो ये जो ट्रांजिटरी फेज है, इस फेज में चाइल्ड प्लानिंग बिकम्स सिग्निफिकेंटली डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि पैसा खर्च करना है उन माता पिता को जो आज 40, 45 या 50 या उसके ऊपर के हैं, और खर्च उन बच्चों पर करना है जो आज 18, 20, 22 के हैं। एंड द थॉट प्रोसेस आर कंप्लीटली डिफरेंट, एस्पिरेशंस आर कंप्लीटली डिफरेंट। थोड़ा होड़ है अभी, हर कोई अपने बच्चों को विदेशी एजुकेशन देना चाहता है, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ का जो लेवल ऑफ एजुकेशन है, आ, हम कहने के लिए शिक्षित हैं पर हम प्रशिक्षित नहीं। वी आर एजुकेटेड बट वी आर नॉट इंडस्ट्री रेडी। देयर इज अ ह्यूज gap between out of college and getting in the industry. That's significantly different, and which is not the scenario everywhere in the world. इस ट्रांजिटरी फेज में कौन से नए ऐसे फाइनेंशियल गोल्स हैं जो हम एज पेरेंट्स वुड वांट टू कंस्ट्रू फॉर आवर चिल्ड्रन, एंड what we should be doing for our children. So we'll talk on this specifically on the agenda items, what should be there, what kind of products we consider, and where do we head in this case, right? So I think it's 11:24. We can, हमारा तो हमेशा से ये मोटिव ही रहा है कि समय से पहले शुरू करें और समय पर खत्म करें। सो मूविंग द गोल पोस्ट, जहां पे आपका गोल पोस्ट मूव कर रहा है, बिल्डिंग योर चाइल्ड्स फ्यूचर, लेट्स स्टार्ट दिस टुडे। एवरी पेरेंट हैज अ सेम ड्रीम बट वेरी फ्यू fructify। ये जो 4 फाइनेंशियल गोल्स मैं अपने बच्चों के लिए देख रहा हूँ वो ये है। स्कूलिंग का खर्चा, आज के दिन अच्छे प्राइवेट स्कूल का खर्चा 20 से 35 लाख रुपए के बीच में पड़ता है। जब हम स्कूलिंग का खर्चा करते हैं तो हम सोचते हैं कि सिर्फ स्कूल की फीस नहीं, देयर आर एडिशनल एक्टिविटीज विच आर गोइंग इन द स्कूल। परसों मेरी बिटिया स्कूल से आई और कहा कि स्कूल वाले हम सबको जिम कॉर्बेट लेके जा रहे हैं 2 दिन के लिए, 2 nights 1 day के लिए, एंड द कॉस्ट इज 15,000। ये उस एजुकेशनल प्रोसेस का पार्ट है। अगर मैं उसको ये फंड नहीं करता हूँ, शी इज गोइंग टू लूज अ lot of bonding activity, bonding time with her colleagues। ये जो 2 दिन बच्चे साथ में रहने वाले हैं, नए फ्रेंड्स बनेंगे, नई बॉन्डिंग बनेगी, नई स्किल्स सीखेंगे। दे विल नो हाउ टू, एट दिस एज दे विल नो हाउ टू मैनेज देमसेल्व्स विदाउट देयर पेरेंट्स फॉर 2 days, एंड देयर इज अ कॉस्ट टू इट। समर्स आ रहे हैं, स्कूल में समर कैंप लगेंगे, एंड समर कैंप में टेनिस की कोचिंग, क्रिकेट की कोचिंग, बास्केटबॉल की कोचिंग, स्केटिंग की कोचिंग, बैडमिंटन की कोचिंग, चेस की कोचिंग, सब अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। इनफैक्ट द स्कूल is open for more number of hours in the summer than it usually works in the other part of the year. And for every coaching there's a different cost, and if you go for a personal coaching into any segment, then there's another different cost to it. And this all is part of education. स्कूल में नॉर्मल एग्जामिनेशंस के अलावा अब ओलंपियाड चल रहे हैं। सो व्हाइल स्कूल के एग्जामिनेशंस हर क्वार्टर हो रहे हैं, देयर इज एन ओलंपियाड आल्सो गोइंग ऑन। उस ओलंपियाड में सारे सब्जेक्ट्स हैं, 10 के 10 सब्जेक्ट्स, साइंस का अलग, मैथ्स का अलग, जीके का अलग। हर ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों को एक अलग से फीस देनी है। सो this industry has identified various ways and means of targeting the parents, जहां पे पेरेंट्स को ये लगे कि अगर मैं अपने बच्चों को ये ओलंपियाड, ये जिम कॉर्बेट का टूर, ये साइंस सिटी का टूर, ये फॉरेन टूर और ये समर कैंप की फैसिलिटीज अगर नहीं दे रहा हूं, माई चाइल्ड इज गोइंग टू लूज। एंड नॉट ओनली दिस, बियॉन्ड दिस, my childs are also going to the sports complex to learn 1 or 2 sports,
My child is also going to a dance school to learn Indian classical dance. So child's schedule is power packed and साथ साथ हमारी aspirations बढ़ रही है, because when we are paying we are expecting return on investment on our investment for our child. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे बच्चा अच्छा क्रिकेट खेले, अच्छा टेनिस खेले, अच्छा डांस करे, डिबेट में अच्छा करे, मार्क्स भी अच्छे लेके आए. How is that possible? Now that's a big gap between the Indian style of education and the international style of education. The international style of education in most of the developed nations is identifying one core focal area based on the child's natural habits and focus on that particular. If somebody is a good athlete, his education is kept at bare minimum basics, and then focus is on building the athletics career. And within that athletics, the child's coach focuses on maybe one or two specific programs, maybe tennis, maybe gymnastics, maybe something else. So the core focus is either one or two at early age, and as the age grows, the core focus shifts to maximum one or two particular activities. Rest all is elementary. Rest all is being taken care of to let the child have a broader overview of the markets. That's the international style of education. And I was reading one article जहां पे बात हो रही थी कि education industry is into this business. 25, 30, 50, 70 करोड़ रुपए खर्च करके बच्चों को अच्छी जॉब नहीं मिल रही है. So the return on investment for the child and for the family is below average. Instead of trying to manufacture an MBA into your child, we should try to identify what's the natural flavor. But still, we have to plan for this. हमारे पास वो सक्षमता होनी चाहिए. Most of the parents, what they do is they put money when the child, और हम ऐसा करते हैं जब बच्चों का जन्मदिन आता है, जब घर में कोई नया बच्चा होता है, हर बर्थडे पे हम उसे, घर के जो बड़े होते हैं, उसे गिफ्ट में एक एसेट देते हैं. मोस्टली वो एसेट एक प्रॉपर्टी या एक इंश्योरेंस पॉलिसी होता है. Now these assets are not ready to time the market. एक प्रॉपर्टी बाजार के बढ़ते खर्चों को नहीं मैनेज कर सकती. आपके बच्चे को एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया में करना है और प्रॉपर्टी दिल्ली में आप बेच के वो नहीं कर सकते. पहले तैयारी करते हैं. क्या है वो तैयारी? स्कूलिंग का खर्चा 20 से 35 लाख. इंडिया में अंडर ग्रेजुएशन का खर्चा 20 से 40 लाख. मोस्ट ऑफ द किड्स गो फॉर ग्रेजुएशन आउटसाइड देयर सिटी. दिल्ली के बच्चे दिल्ली में ग्रेजुएशन नहीं कर रहे, बैंगलोर जाके कर रहे हैं. और बैंगलोर के बच्चे बैंगलोर में ग्रेजुएशन नहीं कर रहे, हैदराबाद जाके कर रहे हैं. एमबीए एक टॉप टियर इंस्टीट्यूशन में 40-45 लाख रुपया खर्चा है आज के दिन में. दिशांत, मेरा बेटा अभी 6 साल का है, इज गोइंग टू गो फॉर दिस एमबीए प्रोग्राम इन से 13 और 14 ईयर्स. 14 साल में इस 45 लाख की वैल्यू 10% इन्फ्लेशन से क्या होगी? दैट्स व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड. सो सबसे पहले ये जो गोल पोस्ट है, जो मेरा गोल पोस्ट मूविंग है, मेरा गोल पोस्ट बदल रहा है, मुझे उस गोल पोस्ट को पहले फिक्स करना पड़ेगा कि वेयर डू आई वांट टू प्लान माय चाइल्ड्स फ्यूचर एंड देन एलोकेट मनी टू दिस. इस मूविंग गोल पोस्ट में एक सबसे बड़ा जो डिफरेंशिएशन है वो है इन्फ्लेशन के रेट. सरकारी आंकड़े कुछ समय पहले बता रहे थे इन्फ्लेशन 2% है. स्टेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोज होने के बाद इन्फ्लेशन 4.5% हो गया. एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन भारत में एजुकेशन कैटेगरी में 10% से नीचे नहीं. इफ यू टेक ऑल द एलिमेंट्स into figure, and we're talking of the category of people who have joined this webinar. We're not talking of a very generic population, right? This is a very specific private webinar going on for a private set of people who are in the upper middle class or HNI or ultra HNI category. We want to give the best to our kids in terms of overall education. And in that case, for that premier education, inflation is no less than 10%. No less than 10%. Above that, अगर हम अपने बच्चों के लिए फॉरेन एजुकेशन प्लान कर रहे हैं, फॉरेन एजुकेशन, तो ये चीज जरूर ध्यान रखें, हमारा रुपया लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है, लगातार. तो एक तरफ महंगाई, अगर मुझे अपने बच्चे को
यूएस में भेजना है पढ़ने के लिए, तो वहां का इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से 10% तो इन्फ्लेशन रेट मुझे पकड़ना है। प्लस मैं कमा तो रुपए में रहा हूं और मेरी करेंसी ही डेप्रिशिएट हो रही है। जिस दिन मुझे रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करके उसकी फीस पे करनी पड़ेगी, तब तक रुपया और 10% डेप्रिशिएट हो जाएगा। सो द नेट इन्फ्लेशन फॉर एन इंडियन इन्वेस्टर कम्स टू अराउंड 12%। और जब हम डिस्काउंटिंग 6% पे कर रहे हैं, हमारा गोल शॉर्टफॉल हो जाता है। दिस इज वन क्रिटिकल एरिया, विल डिस्कस मोर ऑन दिस एज वी गो फर्दर। वी नो चाइल्ड प्लानिंग कब शुरू करनी चाहिए। हमारे पास कुछ अभी केसेस आए हैं वेयर हस्बैंड वाइफ आए मिलने के लिए और कह रहे हैं चाइल्ड प्लानिंग करने। तो मैंने पूछा कितना बड़ा है आपका बच्चा, कह रहे वी आर स्टिल प्लानिंग अ किड। So people are planning for their child's future before they're born because they know inflation is out of the roof. And हम सब जानते हैं कि सही समय पर या समय से शुरू करने में और समय से लेट शुरू करने में क्या, हम सब ने देखा है ये एसआईपी का चार्ट कि 15,000 रुपए अगर आप शुरू करते हो तो 5 साल में सिर्फ 12 लाख बनेंगे, लेकिन वही पैसा हर 5 साल पे ऐड करते जाओगे तो कंपाउंडिंग 3 गुना 4 गुना। वी नो दिस बट वी डोंट इम्प्लीमेंट दिस, विच इज द एक्चुअल प्रॉब्लम इन आवर चाइल्ड प्लानिंग। तो आइए इस चाइल्ड के फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रोडक्ट ओरिएंटेड की जगह पे, क्योंकि एलआईसी के चाइल्ड प्लान, म्यूचुअल फंड्स के चाइल्ड प्लान, यूलिप के चाइल्ड प्लान, इन चाइल्ड प्लान के प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स आर मींट फॉर मार्केटिंग एंड फॉर रेवेन्यू फॉर समबडी एल्स, तो हम प्रोडक्ट्स पे आएंगे। बट प्रोडक्ट से पहले अंडरस्टैंड करें चाइल्ड प्लानिंग का बेसिक्स क्या है, प्रोडक्ट की जगह पे गोल ओरिएंटेड चाइल्ड प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स हैं और इनमें 2 गोल्स के ऊपर मैं सबसे ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ। Schooling undergraduate is something which everybody prepares, but post graduation and a startup, post graduation and a startup, ये 2 ऐसे फाइनेंशियल गोल्स हैं जो उच्च मध्यम वर्गीय कैटेगरी के लोगों के बच्चों में एस्पिरेशनल है। मैंने शुरू की थी नौकरी, 10 साल नौकरी की और अब मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं। मेरे पिताजी ने मेरे बिजनेस को रिटायर होने के बाद फंड किया। क्यों? क्योंकि वो एक इंडियन है। हमारे इंडियन मैथोलॉजिकल सिस्टम में पेरेंट्स आर ऑलवेज पेरेंट्स। आप अपने डायमंड के पोर्टफोलियो को तोड़ करके भी अपने बच्चों के स्टार्टअप को फंड करोगे, तो उसके पहले से तैयारी करते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या मुझे अपने बच्चों के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक फॉरेन एजुकेशन फंड बनाने की आवश्यकता है। अगर है तो बच्चे का नाम, बच्चे की उम्र ये तय है। अगर नाम और उम्र तय है तो फॉरेन एजुकेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन का समय भी तय है और खर्चा भी आपको लगभग आज के दिन पता है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा फॉरेन एजुकेशन में क्या क्या खर्चे हैं जिन्हें हमें काउंटर करना चाहिए। जब ये चीजें पता है तो आप कल की जगह आज से 9 तारीख से शुरुआत कर सकते हो। दूसरा, स्टार्टअप फंडिंग। ज्यादातर बच्चे खुद का कुछ करना चाहते हैं आज। क्या हम तैयार हैं? हम एक कैपिटल स्टाफ्ड इकोनॉमी में हैं एंड सबके पास अथाह कैपिटल नहीं है। एवरी कैपिटल हैज अ प्लेस। कैन वी earmark सम कैपिटल फॉर आवर चाइल्ड्स फ्यूचर? ज्यादातर लोग बच्चों को अपने बाद प्रॉपर्टी दे के जाना चाहते हैं। वो बच्चे विदेश में सेटल्ड है और वापस इंडिया आते हैं सिर्फ उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। Instead of giving them property, let us give them capital which is fungible। fungible का मतलब उस कैपिटल को वो पूरे विश्व में कहीं पे भी बैठ करके इस्तेमाल कर सके और अपने आप को सक्षम बना सके। तो इन 2 चीजों के ऊपर फोकस करेंगे एंड लेट्स सी हाउ। ग्लाइड पाथ क्या है? शुरू जब कर रहा है और अगर आपके बच्चों के फाइनेंशियल गोल्स को, जैसे मैं बात कर रहा था मेरे बेटे दिशांत की जो अभी 8 साल का है, उसका पहला फाइनेंशियल गोल इज ग्रेजुएशन विच इज लाइकली टू हैपन इन 10 years। तो अगर मेरे पास 10 साल का समय है दिशांत के एजुकेशन के लिए, तो मैं शुरू करूंगा अभी इक्विटी से, फुल इक्विटी से शुरू करूंगा। इक्विटी क्योंकि 10 साल है, 10 साल। अगर अभी मैं प्रॉपर्टी से शुरू करूंगा जो 3 या 4% से ग्रो करेगी, तो मैं उस फाइनेंशियल गोल को कभी अचीव नहीं कर सकता। शुरू करना है इक्विटी से। ग्लाइड पाथ क्या कहता है? शुरू करें इक्विटी से,
फाइनेंशियल गोल जब कंप्लीट होने वाला है उसके 5 साल पहले, जब आपका फाइनेंशियल गोल कंप्लीट होने वाला है उसके 5 साल पहले, दिशांत अभी 8 साल का है, दिशांत का पहला फाइनेंशियल गोल 18वें साल में आएगा। अभी मेरे पास 10 साल है, अभी मैं 100% इक्विटी से शुरू करूंगा विथ 5 to 10% गोल्ड एंड ग्लोबल। 5 साल के बाद जब दिशांत 13 साल का हो जाएगा, 13 साल की उम्र से 18 साल की उम्र के बीच में मैं दिशांत के एजुकेशन फंड में से इक्विटी को धीरे धीरे कम करूंगा। 18वें साल की उम्र में दिशांत के एजुकेशन फंड में इक्विटी 0 हो जाएगी। अब उस पैसे की आवश्यकता हो सकता है मुझे 18वें साल में पड़े या 19th ईयर में पड़े या 20th ईयर में पड़े, बट मैं तैयार हूं। अब वो पैसा इक्विटी में नहीं है तो मार्केट की वोलेटिलिटी उसे इंपैक्ट नहीं करेगी। इसे हम कहते हैं ग्लाइड पाथ। कुछ लोग इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि वो समझ रहे हैं, और जो चिंतित हैं बच्चों के होने से पहले, बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, वो ऑलरेडी इक्विटी या एसआईपी में निवेश कर रहे हैं, पर वो ये ग्लाइड पाथ फॉलो नहीं करते। 18वें साल में आपको पैसे की जरूरत है, पूरा पैसा इक्विटी में ही पड़ा है, मार्केट अचानक से ड्रॉप हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्लोज हो गया। अब जिनको बच्चों को पढ़ने के लिए जाना है, आपको ना चाहते हुए भी कम वैल्यूएशन पे नुकसान में अपने पोर्टफोलियो को तोड़कर उसे निकालना पड़ेगा। बट इफ यू हैव फॉलोड दिस ग्लाइड पाथ विच इज अ फंडामेंटल रूल, यू overcome the exuberance or the emotional attacks on your portfolio, right? Moving next, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में ग्लोबल आउटलुक क्या है? हमारे इंडिया के मुकाबले यूएस में 529 सेविंग्स प्लान है, यूके में जूनियर आईएसए प्लान है, जहां पर जो सेविंग्स हैं टुवर्ड्स टुवर्ड्स एजुकेशन आर कंप्लीटली टैक्स एग्जेम्प्टेड, कंप्लीटली सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। हमारे पास क्या ऑप्शन है? सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ, जो कि टैक्स एग्जेम्प्ट है। पर क्या वो एक्चुअली टैक्स एग्जेम्प्ट है? एक बार सोचे, क्या सुकन्या समृद्धि योजना में एक्चुअली आपको टैक्स बेनिफिट मिल पाता है या नहीं? पीपीएफ में अगर आपने अपने बच्चे के नाम पे पीपीएफ या एनपीएस वात्सल्य खोला, क्या आपको एक्चुअली टैक्स बेनिफिट मिल पाता है? नई इनकम टैक्स रेजिम में आने के बाद, आफ्टर द न्यू इनकम टैक्स रेजिम, प्रैक्टिकली दीज टैक्स बेनिफिट्स डू नॉट एग्जिस्ट। 1.5 लाख रुपए का एटीसी में पुराने रिजीम में अभी भी बेनिफिट मिलता है, वो 1.5 लाख रुपया आपके पीएफ से ही खत्म हो जाता है। सुकन्या समृद्धि में या एनपीएस में या पीपीएफ में डालने की कोई फर्दर स्कोप नहीं है। सो प्रैक्टिकली इट इज नॉट अवेलेबल, एंड इफ यू टू द न्यू टैक्स रेजिम, फॉरगेट एवरीथिंग। आज के दिन यूएस में एमएस करने का खर्चा है करीब 50 लाख रुपए, बट दिस इज नॉट द ओनली कॉस्ट। इस 50 लाख के ऊपर आपको अपने बच्चे की 2 साल की वहां पे रहने का खर्चा देखना पड़ेगा, विच कम्स टू अराउंड 20-25 लाख रुपीज। आपको 2 साल की उसकी इंश्योरेंस वहां मुहैया करानी पड़ेगी, विच इज मैंडेटरी, विच विल कॉस्ट यू अनदर 4 to 5 लाख रुपीज। आपको 2 साल का उसका ट्रैवल, आना जाना, अगर आप खुद जाते हो वो अवेल कराना पड़ेगा। आपको उन 2 साल उनको जो बेसिक एमिनिटीज, टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, आईपैड वगैरह की आवश्यकता है वो देखनी पड़ेगी। इसके बियॉन्ड जब आप वो खर्चा करने के लिए तैयार हो, द डे व्हेन यू आर रेडी टू फंड, आपके उस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस, जो पैसा आप यहाँ से डॉलर में भेज रहे हो, इस बजट के बाद उसमें टीसीएस अबॉलिश कर दिया गया है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट आल्सो इन इटसेल्फ। आपने पैसा भेजना है 1 करोड़ रुपया, टीसीएस लग गया, उसमें फिर 5 to 15% कैश अलग से पे करना पड़ेगा। तो ये सब माइन्यूट प्लानिंग करने की, जहां पे आपने प्लान किया 50 लाख का, एक्चुअल खर्चा 1.25 करोड़ हो गया। And when you are not able to identify these actual figures, you're planning, but you're planning inadequately. ये प्लान तो हुआ, बट ये प्लान अपने आप में सफिशिएंट नहीं हुआ। So that plan has to be sufficient to take care of all expenses. Over and above this, when your children are into a territory outside India, you have to also encounter for these kind of situations जहाँ पे completely travel is blocked because of the closure of Strait of Hormuz, and because of that area, Middle East being on the line of fire. Communication in terms of travel from the Asian subcontinent to the Europe is absolutely zero today. ऐसे सिनेरियो में you should have a emergency fund also in favor of your children. So this is where actual figures start. सबसे पहले आइडेंटिफाई करें
कि कहाँ जाना है, क्या करना है, एंड देन वी गो ऑन आइटम बाय आइटम। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वहां का इन्फ्लेशन काउंटर करना प्लस साथ साथ हमारे रुपए की डेप्रिसिएशन को भी काउंट करना है। सम ऑफ यू मे काउंटर कि क्या हमारा रुपया हमेशा डेप्रिशिएट होता रहेगा? जी हाँ, जी हाँ। We are not inclined to let our money appreciate because we are still an import dependent economy. हम ऐसा कुछ यूनिक एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिसकी दुनिया को आवश्यकता। आज भी हमारे देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री इज सीमेंट, कोल, पावर, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल्स, जिसमें से ज्यादातर खपत हम खुद कर रहे हैं। हम आज भी गाड़ियों के प्रोडक्शन के क्षेत्र में विश्व की दूसरी या तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी, पर वो हम ऐसी गाड़ियां बना रहे हैं जो एक्सपोर्ट कोई नहीं करता, हमसे करता है साउथ अफ्रीका। और प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस चाइना के साथ नहीं हमारी। हमारी सड़कों पे आप BYD की गाड़ियां देख रहे हैं, हमारी सड़कों पे आप विन कार्स, वियतनाम वाली कंपनी के कार्स देख रहे हैं, और उनके टेक्निकल फीचर्स आर फार एडवांस देन what we offer in the same price range. Very soon we will be importing more cars than we were importing before today. In the next 5 to 10 years, the complete economy will reposition itself towards energy efficiency. We will see more battery operated, renewable operated vehicles and everything else in our homes in the next 5 to 10 years. Are we prepared? Are we ready for this? No. And these all apply. Because of this, coming back to the original question, our rupee continues to remain under a depreciation scenario. In the last 1 month, पिछले 1 डेढ़ साल में जब डॉलर बाकी सारी विश्व की करेंसीज के अगेंस्ट डेप्रिशिएट हुआ, वही डॉलर भारतीय करेंसी INR के अगेंस्ट एप्रिशिएट हुआ. So we are not in a position where we see actually our currency appreciate. So our currency will continue to depreciate. Maybe the pace will be slowing down or increasing, or maybe the government decides to leave the currency at a free flow. But then we have to account for it when we are planning for a foreign education for our kids. That's one important factor. Assuming that to be around 2 to 5%, plan for it in your education, in your foreign education for your kids. How do you fund this foreign education? खुद के पैसों से. बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, for this foreign education there are specific scholarships available. With the help of AI, you can identify कौन सी इकोनॉमी में कौन से पर्टिकुलर करिकुलम के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इस तरीके की scholarships avail कराती हैं. With the help of AI, you can find those, let your child apply for those scholarships, which can reduce the total cost of the fee element, not the वहां रहने का, इंश्योरेंस का, करेंसी का, ट्रैवल का खर्चा पे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, लेकिन स्कूल की जो फीस है उसके ऊपर आपको 10 से 30% तक स्कॉलरशिप मिल सकते हैं, which could be an added advantage. You can plan for that. And education loan is also available. इसमें जो पहला साधन है ओन कॉर्पस, जब आप खुद का पैसा बच्चों के एजुकेशन के लिए इंप्लीमेंट करना चाहते हो, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप कमा रहे हो रुपए में, आप निवेश कर रहे हो रुपए में, पैसा खर्चा होना है डॉलर में. आप इस या तो डेप्रिसिएशन को अकाउंट फॉर करके इन्फ्लेशन 8 की जगह 12% लेके जाइए. ऑल्टरनेटिवली आप एक और चीज कर सकते हो, इस पैसे को इंडिया की जगह विदेश में निवेश करो. यू कैन डू दिस. जो पैसा आपको अपने बच्चों के फॉरेन एजुकेशन पे डॉलर्स में खर्च करना है, उस पैसे को इंडिया में क्यों निवेश करें when our currency is going to depreciate? उस पैसे को हम विदेशी बाजार में ही निवेश कर सकते हैं. साधन उपलब्ध है. We'll discuss on those aspects, but let me complete first the framework. आज के दिन यूएस में एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स का खर्चा 70 लाख से 1.5 करोड़ तक है. यूके में बिटवीन 40 to 70 lakhs, कनाडा में 30 to 55 lakhs, ऑस्ट्रेलिया में 35 to 60 lakhs. These are the broad figures. Again, these figures are not actual based on a specific cost. These are broader figures. That's why you see the range from 70 lakhs to 1.4 crores. Start with this basic figure. अगर आपको 1.5 करोड़ रुपए निवेश करना है, who is stopping you to invest outside India? We'll discuss. उसके बाद आती है liberalized remittance scheme, tax on these remittances and foreign currency का जो इशू है.
इन तीन चीजों को अगर हमने ध्यान में नहीं रखा, आपके पास पैसे हैं लेकिन आप उसको रेमिट नहीं कर पाओगे। आप रेमिट करोगे तो उसके ऊपर टीडीएस आपको पे करना पड़ेगा, विच विल रिड्यूस द कैश वैल्यू ऑफ द रेमिटेंस। आप रेमिट कर रहे हो, रुपए में पैसा जा रहा है डॉलर में, ऑटोमेटिकली वैल्यू आप यहाँ पे आपने इकट्ठे किए 80 रुपए के बदले में $1 मिल जाएगा, बट करेंसी रेट 95 हो गया। अब आपको 80 की जगह पे 95 रुपए में $1 मिल रहा है। सो ये तीन फैक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन तीनों चीजों को आप इंडिया से बाहर निवेश करके टैकल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि education is going to happen maybe say 5 or 7 or 10 years down the line, and today you can start investing goals for our children. One is foreign education costing you around 1 crore rupees. Second is funding your child's first venture. आपके बच्चों का पहला स्टार्टअप जो या बिजनेस आप अगर फंड करना चाहते हो, हाउ डू यू डू दिस? सो लेट्स टॉक अबाउट द we talked about the financial goals. Now we talk about the product basket कि उसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स आज आपके पास उपलब्ध है इंडिया में। दिस इज द ब्रॉडर प्रोडक्ट बास्केट। सबसे पहले दो प्रोडक्ट्स आप सब जानते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ। इस प्रोडक्ट बास्केट में मैं प्रॉपर्टी को ऐड नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट अज्यूमिंग property as a basket in this as a product in this basket because of obvious reason, because of some obvious reasons, right? So let's talk of this Sukanya Samriddhi Yojana, PPF, equity mutual funds, debt mutual funds, gold and silver and international funds। इन पांच में कैसे आप एकदम सरल तरीके से अपने बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो, लेट्स आइडेंटिफाई दैट। विल टेक दिस वन ऑन वन। ये है उस प्रोडक्ट जो हमने प्रोडक्ट्स डिस्कस किए, उन प्रोडक्ट्स का रिस्क रिटर्न मैट्रिक्स। इसमें एक चीज आप देखोगे, यूलिप प्लान्स जो होते हैं, यूलिप प्लान्स रिटर्न कैटेगरी में, अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी में, इस इन 4-5 की कैटेगरी में यूलिप का रिटर्न सबसे कम है एंड द रिस्क इज रिलेटिवली हायर। देखिए, आज के दिन मुझे आपको ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कि इंडाउमेंट प्लान या इंश्योरेंस निवेश का साधन नहीं है, लेकिन कुछ पॉकेट्स में, अभी हमने पीछे कुछ जो सेमिनार्स वेबिनार किए उनमें हमने देखा अभी भी बहुत सारे लोग यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स को अभी भी निवेश का साधन समझ रहे हैं। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक विच समबडी डज, बिकॉज यूनिट में यू आर ओपन टू some unexposed risk which is not in proportionate to the returns that deliver। उसमें रिस्क ज्यादा है और रिटर्न कंपेरेटिवली कम है। You have to compare a product based on its category, right? So this is something one which you need to be highlighted। Second, जब आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हो तो AIF कैटेगरी 3 एक ऐसा उपक्रम है which can be significantly your advantage। कैटेगरी 3 के ETFs and gift city funds can be significantly in your advantage, particularly when you're planning to spend in this, or particularly when you're planning to spend in India for your child's funding your child's startup, right? Let's understand this how। सुकन्या समृद्धि योजना 8.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 21 साल का लॉक इन है। निवेश करते समय इसमें आपको टैक्स एग्जेम्पशन है अंडर सेक्शन 80C अंडर द ओल्ड टैक्स रेजिम। अगर आप 80C का 1.5 लाख फायदा ऑलरेडी पीपीएफ या पीएफ से ले रहे हो, सो दिस एग्जेम्पशन डज नॉट अप्लाइज टू यू। इसमें कमाने वाला इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट है और मैच्योरिटी में जो आप पैसा निकालते हो वो भी कंप्लीटली टैक्स फ्री है। सो ऑप्शन है बट लिमिटेड, 5 से 6 हजार रुपया महीने का आप इसमें मैक्सिमम डाल पाओगे जिसमें आप वो बेनिफिट ले पाओगे। नेक्स्ट पीपीएफ 8.2 की जगह पे 7.1 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 15 साल का लॉक इन है। सो यू कैन ओपन अ पीपीएफ इन द नेम ऑफ योर चाइल्ड, बट यू शुड स्टार्ट इट एट द बिगिनिंग ऑफ हिज 0 ईयर। मतलब बच्चे के पैदा होते ही अगर आपने पीपीएफ शुरू किया तो 15 साल की उम्र पे या 3 साल की उम्र तक शुरू किया, तो जब वो 18 का होगा तो आपका उसका पीपीएफ मैच्योर हो जाएगा, आपको प्री मैच्योर नहीं करना पड़ेगा एंड दिस मनी वुड बी कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। दिस इज वन मोर ऑप्शन वेयर यू कैन कीप लाइक से 5 से 12 हजार रुपए पर मंथ। एनपीएस वात्सल्य एक और ऑप्शन है एंड दिस कंपेयर टू पीपीएफ, कंपेयर टू सुकन्या समृद्धि, एनपीएस वुड बी रिलेटिवली फेवरेबल। एक, क्योंकि कोई निवेश की लिमिट नहीं है, वैसे टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट वही है, बट यहाँ पे आप चूज कर सकते हो हाईएस्ट इक्विटी कंपोनेंट। उस केस में आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ
7 या 8% की जगह पे 11% तक पहुंच सकती है. सो दैट कंपाउंडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 5, 10, 15 years makes a lot of difference. Again, it's completely exempt. निवेश exempt है, उस पे कमाने वाला इंटरेस्ट exempt है, एंड मेच्योरिटी पे जो आप इसमें से पैसा निकाल दो, that is also completely exempt. Again, you can consider NPS for an allocation of anywhere between say 5,000 to 15 to 12, 15,000 rupees per month. ये एक ऑप्शन है. तीसरा, म्यूचुअल फंड्स के एसआईपीज. इनमें जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं, म्यूचुअल फंड के चिल्ड्रन प्लान ऑप्ट कर लेते हैं. डोंट गो फॉर दैट. वो खिचड़ी है. जब आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हो तो प्योर इक्विटी ऑप्शंस लीजिए. प्योर इक्विटी में 3 म्यूचुअल फंड या 4 म्यूचुअल फंड मोर देन एनफ है. एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप. इससे आप बाजार के पूरी विड्थ को कैप्चर कर सकते हो. सो 7,000 से ज्यादा लिस्टेड स्टॉक्स हैं. अगर लार्ज कैप की डेफिनेशन देखेंगे तो शुरुआत के 100 स्टॉक्स लार्ज कैप होते हैं, उसके बाद के 150 मिड कैप होते हैं, और उसके बाद के 250 स्मॉल कैप होते हैं. तो आपने एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप लिया तो आपका पोर्टफोलियो कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड है. इससे ज्यादा चौथा म्यूचुअल फंड लेने की आवश्यकता नहीं है. कमिंग बैक नेक्स्ट, इस तरीके के, बिकॉज जब हम बात कर रहे हैं निवेश फॉर पीरियड ऑफ 5, 10 और 15 years, उस पीरियड में जियो पॉलिटिकल क्राइसिस होंगी ही होंगी. पिछले 10 साल में देखोगे 2 हुई, उसके पिछले 20 साल में देखोगे 5 से ज्यादा हुई है. सो दिस इज पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर. दिस इज पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन नेचर. इस तरीके की जियो पॉलिटिकल क्राइसिस होती रही है. ऐसे क्राइसिस से जूझने के लिए आपके पोर्टफोलियो में 5 से 15% गोल्ड एंड सिल्वर होना चाहिए. गोल्ड में निवेश करने के लिए अब तक आरबीआई का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे अच्छा ऑप्शन था. अब वो ऑप्शन नहीं है. आप उसे इंडेक्स पे ट्रेड अगर हो रहा है तो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा होगा, उस पर खरीद सकते हो. सबसे बेस्ट तरीका गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स. एंड उसमें एक और एडेड एडवांटेज है, आज गोल्ड एंड सिल्वर के कंबाइंड ईटीएफ म्यूचुअल फंड्स भी अवेलेबल है. बेस्ट पार्ट, इनमें खर्चा सबसे कम है क्योंकि ये पैसिवली मैनेज पोर्टफोलियो है. तो सबसे कम खर्चे में आप एक ही म्यूचुअल फंड में गोल्ड एंड सिल्वर दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हो. द फंड मैनेजर विल डिफाइन द कॉम्बिनेशन. ऑन एन एवरेज गोल्ड एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन एक म्यूचुअल फंड में 65-35 या 60-40 का होता है. सिल्वर अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन एनर्जी ट्रांजिशन perspective. So this completes your gold and silver basket. Beyond this, ट्रेडिशनल इंडाउमेंट प्लान इज अ क्लियर नो नो. इंडाउमेंट प्लान या ऐसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें पैसा देने के बाद मेच्योरिटी पे वापस पैसा मिले. इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग योर रिस्क. जैसे आप गाड़ी की इंश्योरेंस लेते हो, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो ही इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा वापस देती है या आपका क्लेम का भुगतान करती है. दैट इज इंश्योरेंस. इंश्योरेंस फॉर इन्वेस्टमेंट इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट. उस पर मत जाए. किसी भी तरीके का प्रोडक्ट जिसमें इंश्योरेंस मिक्स किया हुआ है इज नॉट गोइंग टू गिव यू द ऑप्टिमम रिटर्न. उसको अवॉइड करने का क्या सिंपल तरीका है, जब आपके बच्चे 18 साल के होने लगे उस समय आप अपने बच्चों के लिए एक सेपरेट मेडिकल इंश्योरेंस, एक सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल एंड टर्म इंश्योरेंस जरूरी. पहली तनख्वाह पर एक सेपरेट टर्म इंश्योरेंस और 18 साल की उम्र पर एक इंडिपेंडेंट मेडिकल इंश्योरेंस अपने बच्चों के लिए जरूरी है. सो दैट कवर्स योर चाइल्ड्स अनआइडेंटिफाइड और अननोन रिस्क फ्रॉम हेल्थ हैजर्ड्स. राइट. इसके बाद ऑप्शंस है आपके पास डायरेक्ट इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स. फिक्स्ड डिपॉजिट एवरीथिंग एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, एज सिंपल एज एनीथिंग. डायरेक्ट इक्विटी उनके लिए अप्रोप्रिएट है जो खुद रिसर्च कर सकते हैं. जैसा मैंने बताया, लिस्टेड इक्विटी का स्टॉक का यूनिवर्स है 7,000 स्टॉक्स. इफ यू कैन डू दैट डेप्थ ऑफ रिसर्च, यू कैन स्विच फ्रॉम एसआईपीज टू डायरेक्ट इक्विटी. आज के दिन की इंडिया के मार्केट सिनेरियो की बात करें, म्यूचुअल फंड्स रिमेन अ फेवर्ड चॉइस ऑफ इन्वेस्टर्स क्योंकि खर्चा कम है, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है regulator के perspective से, and the choices are being now pruned down by the regulator. So there's a huge regulatory oversight on this product mutual fund, and that's why it is performing. It is being considered favorable by investors at a large, but that's not a recommendation. इसे आप recommendation consider ना करें. I'm discussing the choices for you in this category. कुछ नए choices हैं जो specifically आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ अभी. अगर आप अपने बच्चों के
फॉरेन एजुकेशन के या फॉरेन के किसी फंड को, किसी किसी गोल को फंड करना चाहते हो, गिफ्ट सिटी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, दैट इज डिजाइन विद दिस पर्सपेक्टिव। इसके पहले विदेशी बाजार में निवेश करने के लिए मिनिमम 1 करोड़ रुपया निवेश करना पड़ता था। अब गिफ्ट सिटी वाले म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप भारत में बैठ के अपने पैसे को रुपए में ही इन्वेस्ट कर सकते हो, गिफ्ट सिटी के डॉलर डोमिनेटेड फंड्स में। द बैंक विल ट्रांसफर योर मनी इनटू डॉलर्स, इट विल गिव इट टू द फंड मैनेजर। फंड मैनेजर आपके पैसे को गिफ्ट से यूएस, यूरोप, जापान, एशिया एक्स जापान, ग्रेटर चाइना, सब जगह पे जो डिफाइड स्टॉक्स हैं उस बास्केट में निवेश करता है। उसकी कंप्लायंसेस, उसकी रेगुलेटरी फॉर्मेलिटीज, एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय द फंड मैनेजर। उसके टैक्सेशन, जब आप पैसे को रिडीम करते हो, वो टैक्सेशन इज ऑल्सो टेकन केयर बाय द फंड मैनेजर। और आप ये निवेश गिफ्ट सिटी के जरिए 1 करोड़ रुपए की जगह पे 4 या 4.5 लाख रुपए से शुरू कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विथ ओनली 5 लाख रुपीज एंड इन्वेस्ट इनटू ग्लोबल मार्केट। इसमें आपको दो फायदे हैं। एक, जब आप यूएस डिनोमिनेटेड फंड्स में निवेश कर रहे हो तो रुपए के डेप्रिसिएशन का जो इम्पैक्ट है आपके पोर्टफोलियो पे, वो नहीं आएगा, उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप किसी ऐसे फंड में निवेश कर रहे हो जो गिफ्ट सिटी नहीं है, but AIF category 3 denominated foreign fund ही है, where the money is actually in dollars in your demat account, तो आपको उस पैसे को रिपैट्रिएट करके लाने की भी आवश्यकता नहीं है। यू कैन, योर चाइल्ड कैन यूज दैट मनी व्हेन दे आर इन यूएस। एंड इसमें आपके जो बाकी 3 रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, LRS की, TCS की, दैट इज ऑल्सो बीइंग टेकन केयर ऑफ। So this is a specific product to fund your child's future foreign education. AIF कैटेगरी 3 क्या है? ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके बच्चों के इंडिया ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योरियल वेंचर को, स्टार्टअप को फंड कर सकता है। ऐसा कि नॉर्मल इक्विटी में यू शुड एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ रिस्क बीटा ओवर एंड अबव इन्फ्लेशन। तो अगर इन्फ्लेशन 6% है तो इक्विटी में आप 9 से 11% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में। AIF में क्या है? एक एडेड एडवांटेज है, एक एडेड एडवांटेज जहां पे फंड मैनेजर खुद पोर्टफोलियो चुनता है। म्यूचुअल फंड में और AIF में 2 मेजर फर्क है। एक, म्यूचुअल फंड अगर लार्ज कैप का है तो वो सिर्फ लार्ज कैप के स्टॉक्स में निवेश कर सकता है, लेकिन AIF में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती। दे कैन इन्वेस्ट अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। 7,000 लिस्टेड और अगर कुछ अनलिस्टेड है तो उनके भी AIF आते हैं, उनमें भी वो निवेश कर सकता है। ये एक एडवांटेज है जहां पे फंड मैनेजर अपनी बुद्धिमत्ता से पोर्टफोलियो चूज कर सकता है। फायदा क्या होता है कि म्यूचुअल फंड के मुकाबले आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लगभग 2-3% एक्स्ट्रा रिटर्न वो कमाएगा ना। 2-3% ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, अ बिग डिफरेंस। दूसरा फायदा, जहां पे म्यूचुअल फंड्स में, बिकॉज इट इज अ पब्लिक मनी, इट्स अ पूल्ड एसेट, तो आपने पैसे निवेश किए और आपके जैसे बाकी 1 करोड़ लोगों ने पैसे निवेश किए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो गया तो इन 1 करोड़ में से 25 लाख लोगों ने अपने पैसे निकाल लिए। आप समझदार हो, आप जानते हो कि मुझे इस पैसे को निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस समय आपका पैसा उस पूल में है जिस पूल में से बाकी लोग पैसा निकाल रहे हैं। तो क्या होगा? मान लीजिए एक घड़े में पानी है और उस घड़े में सबका एक एक गिलास पानी है। अब अगर कोई आपत्ति आ गई और बहुत सारे लोग पानी निकालेंगे तो क्या होगा? जो ऊपर का ठंडा पानी है, साफ पानी है, वो तो निकल जाएगा, लेकिन तलहटी में जो वो मिट्टी वाला पानी है वो रह जाएगा। ये किसका नुकसान हुआ? जिन लोगों ने पैसा निकाला उसकी वजह से जिनका पैसा रह गया उनका नुकसान हुआ। पूल्ड एसेट्स में ऐसा ही होता है। मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस होगी तो फंड मैनेजर उन स्टॉक्स को पहले बेचेगा जो ज्यादा लिक्विड है, लार्ज कैप या मेगा कैप के पोर्टफोलियोज को पहले बेचेगा। इसका नुकसान बाकी लोगों को भरना पड़ेगा, इसका खामियाजा जो बने रहे उन्हें भरना पड़ेगा। तो चाहते हुए भी आप इसे रोक नहीं सकते हो म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि में। AIF में क्या होता है? बिकॉज इट्स अ फंड स्पेसिफिक टू ओनली 1,000 इन्वेस्टर्स, सिर्फ 1,000 इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट है जो लाइक माइंडेड एक ही कैटेगरी के हैं। तो यहाँ पे ये जो डिसएडवांटेज है उस डिसएडवांटेज को आप कट कर सकते हो AIF एंड PMS में। PMS में भी यही होता है क्योंकि आपके जो स्टॉक्स हैं वो आपके डीमैट में है, तो बाकी लोग अगर बेचेंगे तो उनके डीमैट के स्टॉक्स को बेचा जाएगा, आपके डीमैट के स्टॉक्स को नहीं बेचा जाएगा। सो PMS में ये फायदा है। AIF में क्योंकि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कम है, इट्स अ पूल्ड मनी बट द
of investors are not running into crores. It's a pooled money with only 1000 investors. Minimum investment 1 करोड़ रुपए की एफ में होती है। अच्छी बात यह है कि आपको पूरा 1 करोड़ रुपए एक साथ नहीं देना है, आप 20-20, 25-25 लाख रुपए करके साल में 3-4 बार, 5 बार में, 6 बार में दे सकते हो। सो देयर यू मैच विद द कैटेगरी ऑफ पीपल। एंड ये जो दो इम्पोर्टेंट रिस्क है कि आपकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। So AIF में you get an added advantage of 2 to 3% extra growth, and your money is not into the pool category. In case of PMS, you get that advantage of a non-pooled asset allocation. So ये दो advantage हैं which can increase your capability to fund your child's startup venture in a 10-15 year period. ये दो important buckets हैं which are specifically meant to fund your child's future education by GIFT City funds and startup venture via AIF या PMS. But you have to choose very wisely because these are high ticket products. These are meant for specific style of investors. बहुत सारे AIFs, बहुत सारे PMS available है. You have to think and choose based on your horizon, based on your risk appetite, which matches your category. Right? So these are the options. I have discussed all the options. अब हम आते हैं, हमने डिस्कस किया फॉरेन एजुकेशन, हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट्स। इन दोनों को एक साथ कैसे कंबाइन किया जाए, इन दोनों को एक साथ कैसे कंबाइन किया जाए। आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हैं कि भाई बच्चे की फॉरेन एजुकेशन के लिए मुझे 75 लाख रुपए चाहिए 10 साल बाद, शादी के लिए 25 लाख चाहिए 12 साल के बाद में, और बिटिया की शादी के लिए 50 लाख चाहिए 13 साल। तो हमने एक्सेल पे कैलकुलेटर बता दिया, कैलकुलेटर ने मुझे बता दिया कि इतना रुपए हर महीने इन्वेस्ट करेंगे तो ये फ्यूचर गोल बन जाएगा। ये कैलकुलेटर पे आपने बनाया, कैलकुलेटर आपने कहीं डाल के छोड़ दिया। अब हम प्लानिंग कर रहे हैं 15 साल की, और शुरुआत में ही सब कुछ प्लानिंग करके फिर उस प्लानिंग को हम कभी देखते नहीं है। तो मुझे दिल्ली से जाना है नोएडा, और मैंने घर से निकलते से मैं मैप पे देखा कि नोएडा जाने में 45 मिनट लगेंगे, और उसके बाद मैंने मैप बंद कर दिया। रास्ते में ट्रैफिक भी आया, डाइवर्जन भी हुआ, वीआईपी ट्रैफिक भी हुआ, मैंने मैप देखना बंद कर दिया। तो क्या मैं नोएडा सही समय पे पहुंचूंगा? नहीं। इस गैप को टेक्नोलॉजी के जरिए हम मीटअप कर सकते हैं। कैसे? हमारा अपना एप्लीकेशन है, यू कैन आइदर यूज माई एप्लीकेशन रत्नी फिनसर्व के नाम से, प्ले स्टोर पे यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा, और आप किसी और का मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो। बट व्हेन यू यूज अ फिनटेक और एन एप्लीकेशन नेटिव इन योर फोन, आप अपने नेटिव फोन में अगर कोई एप्लीकेशन यूज करते हो, देन यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ द डेटा सिक्योरिटी. Our app is completely protected. All data is encrypted. We use the highest security standards. Even beyond this, we have VPN installed on all of our official devices so that all data is completely encrypted. We also have multi-factor authentication, not only one or two factor, multi-factor authentication for all transactions. कैसे कर सकते हो? प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके रत्नी फिनसर्व का ऐप डाउनलोड करना है, साइन अप पे क्लिक करना है, अपना पैन कार्ड डालना है। अगर आपका पैन नंबर KYC ऑथेंटिकेटेड है, आपकी जर्नी शुरू हो गई। आपको एक ईमेल आएगा, ईमेल पे आपने वेरीफाई किया, आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स जो आपके पैन कार्ड से लिंक्ड हैं ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएंगे। आपके बाकी एसेट्स जैसे कि प्रॉपर्टी हुई या आपके PF हुआ या आपका इंश्योरेंस हुआ, जो मार्केट लिंक नहीं है, जो आपके पैन नंबर से लिंक नहीं है, उनको आप यहाँ पे मैनुअली ऐड कर सकते हो। ऐसा करने से क्या हुआ, आपकी बैलेंस शीट बन रही है। आपके सारे एसेट्स जो आप फ्यूचर में अपने या अपने बच्चों के किसी फाइनेंशियल गोल से लिंक करना चाहते हो, बच्चों के नाम पे एक SIP किया, बच्चों के नाम पे एक इंश्योरेंस लिया है, बच्चों के नाम पे एक प्रॉपर्टी ली है, बिटिया की शादी के लिए मैंने गोल्ड बॉन्ड लिया है, इन सारे फाइनेंशियल एसेट्स को मैं इस फाइनेंशियल गोल से मैप कर सकता हूँ। इसके बाद क्या, बैलेंस शीट में के एसेट साइज बन गए। अब मैं गोल प्लानिंग मॉड्यूल में जाकर के अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स को सेट कर सकता हूँ। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके का गोल प्लानिंग मॉड्यूल है। आप किसी भी एक पर्टिकुलर गोल पे क्लिक करो कि मुझे एजुकेशन का फंड बनाना है, आज के दिन का खर्चा 1 करोड़ 14 लाख है, खर्चा 10 साल के बाद होना है, और इन्फ्लेशन रेट 12% है। इट विल ऑटोमेटिकली टेल यू द फ्यूचर वैल्यू। जब गोल बन गया, इस तरीके की एक स्क्रीन आपको विजिबल होगी। ऊपर में आप देख रहे हो फाइनेंशियल गोल। यहाँ पे क्या फाइनेंशियल गोल है, तन्वी का ग्रेजुएशन फंड। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप सारे फाइनेंशियल गोल्स देख सकते हो। नीचे क्या ऑप्शन है, आपके एग्जिस्टिंग
एसेट्स। आपकी म्यूचुअल फंड में कोई एसआईपी चल रही है, आपके पास कोई इक्विटी शेयर्स है, कोई टैक्स फ्री बॉन्ड है, कोई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड है, कोई फिक्स्ड डिपॉजिट है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई फिजिकल गोल्ड है, एनीथिंग विच इज एज एन एसेट कैन बी मैप्ड with the click of one checkbox to that particular liability। जब आप तरीके से कर सकते हो तो आपके स्क्रीन पर इस तरीके से एक मैप बन जाता है। ये मैप मुझे बता रहा है कि तन्वी के ग्रेजुएशन के लिए मुझे 2030 में 1,60,00,000 रुपए की आवश्यकता होगी। आज के दिन मेरे पास 96 लाख रुपए इकट्ठा हो चुके हैं और आने वाले 4 सालों में बाकी 60 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए मुझे 83,000 रुपीज की या तो एसआईपी करनी पड़ेगी या 34 लाख रुपए का लमसम डालना पड़ेगा। सो दिस इज एग्जैक्टली लाइक गूगल मैप विच इज टेलिंग यू योर टारगेट डेस्टिनेशन एंड योर एस्टिमेटेड टाइम फॉर दैट डेस्टिनेशन। आप अपनी रुचि के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से या तो अपनी निवेश की राशि को बढ़ा सकते हो या अपने टारगेट को कम कर सकते हो। नाउ दिस इज हाउ आपने एक बार ये इम्प्लीमेंट कर लिया और दिस कम्स टू योर रेस्क्यू एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर एक बार आप ये रिव्यू करके आप ये तय कर सकते हो कि आप सही रास्ते पर, सही दिशा में चल रहे हो। घर से निकले नोएडा तक पहुंचे तो लगभग हम कोशिश करते हैं हर सिग्नल पे एक बार मैप चेक कर ले, क्या कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता है जो कम ट्रैफिक में पहुंचा सकता है, क्या मैं जिस रास्ते से जा रहा हूं वो सही है, क्या उस रास्ते में जरूरत से ज्यादा ट्रैफिक या कोई रोड ब्लॉकेज या कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। ऐसा करने से मैं तय कर सकता हूं कि मैं अपने 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 गोल पर सही समय से पहुंचाऊं। निवेश में भी ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि अगर आपने आज एक गिफ्ट सिटी वाला फंड ले लिया या कोई एआईएफ ले लिया या एक म्यूचुअल फंड का लार्ज मिड स्मॉल गोल्ड ग्लोबल का पोर्टफोलियो बना लिया या सुकन्या समृद्धि में डाल दिया या एफडी में डाल दिया तो वो उसी गति से चलता रहेगा। रिव्यू करना हमारी जिम्मेदारी है। आप इसके लिए कोई निवेश सलाहकार जरूर चुने, लेकिन जिम्मेदारी निवेश सलाहकार की नहीं होगी, जिम्मेदारी आपकी होगी। पैसा आपका है, बच्चे आपके हैं। बेग बोरो स्टील जो भी करो, उसकी एजुकेशन, उसके स्टार्टअप को आपने ही फंड करना है, निवेश सलाहकार नहीं करेगा। इस तरीके के टेक्नोलॉजी टूल आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं ताकि आप अपने निवेश सलाहकार से सही सवाल करो। ये टूल आपको पता है कि यार मैं 80,000 रुपए हर महीने निवेश ही नहीं कर सकता हूं, तो मैं इस टारगेट तक कैसे पहुंचूंगा। ये सही सवाल आपके सलाहकार को फोर्स करेगा सोचने के लिए, या तो आपकी रिस्क एपेटाइट बढ़ाए या आपके गोल की ड्यूरेशन बढ़ाए या आपके गोल की लिमिट को कम करे। अब दिस इज हाउ यू हेल्प योरसेल्फ विथ टेक्नोलॉजी इन फाइनेंशियल प्लानिंग। और एक बार ये कर दिया, दिस विल कंटिन्यू फॉर एवर। एक बार ये कर दिया, दिस विल कंटिन्यू फॉर एवर। आपको ये कैलकुलेटर ये भी बता रहा है कि जब आप अपने 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 गोल के पास पहुंच रहे हो तो आपको पैसा इक्विटी से डेट की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट करना चाहिए। यही कैलकुलेटर ये भी कैलकुलेट करेगा कि जब आप इक्विटी से डेट में शिफ्ट कर रहे हो तो उसका टैक्स इम्पैक्ट क्या होगा, उसके आपके रिटर्न्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसके रिटर्न कैसे क्या फाइल करना है। सो इट्स एन ऑल कॉम्प्रिहेंसिव टूल टू mean to address those nuances which go unnoticed into child financial planning. So with this I'll show you some results। जिन लोगों ने हमने इस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग की है, यू सी ये हमने 1,27,00,000 रुपए निवेश किया है। इस पोर्टफोलियो की वैल्यू आज 2,16,00,000 रुपए है और ये बहुत पुराना पोर्टफोलियो नहीं है। 2021 में ये निवेश शुरू किया था, 2025 अभी ऑलमोस्ट 5 साल हुए हैं। 5 साल में 2.25 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो हमने ऑलरेडी बिल्ड कर दिया है। एंड दिस इज सफिशिएंट टू फंड एन एमबीए इन ऑस्ट्रेलिया फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन। उसको जरूरत है कुछ 80 या 90 लाख रुपए की, पोर्टफोलियो 2.25 करोड़ रुपए का हो गया है। Now this is a fungible asset which has been planned in a correct way। ऐसा नहीं हुआ कि ये बिल्कुल सीधा चला। पीछे जब मार्केट में मंदी आई थी तो पोर्टफोलियो कम भी हुआ, लेकिन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे ये पोर्टफोलियो अपने कॉस्ट वैल्यू से कम नहीं हुआ। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पोर्टफोलियो टाइम पे ये पोर्टफोलियो इस तरीके से नहीं था कि ये अपने गोल को बीट कर दे। आप देखो कि लास्ट में ये इस फेज में जब मार्केट भयानक टूटी है, इस पोर्टफोलियो में गिरावट कम हुई। क्यों? क्योंकि जब हम अपने अपने गंतव्य के पास पहुंच रहे हैं तो पोर्टफोलियो से इक्विटी को कम कर दिया, डेट को हैवी कर दिया। तो अब मार्केट के डिसरप्शन की वजह से इस पोर्टफोलियो में फॉल कम हुआ, डेप्रिसिएशन कम।
And now you're able to comprehend how this process can help you into identifying and achieving your financial goals. आते हैं लास्ट सेक्शन पे, लीगल स्ट्रक्चर। लीगल स्ट्रक्चर्स क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पिछले सप्ताह हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमारे साथ 4 साल पहले निवेश शुरू किया एंड ही पास्ड अवे। ही इज नो मोर ऑन दिस वर्ल्ड एंड ही वाज जस्ट 42, ऑलमोस्ट ऑफ माय एज। 42 इयर्स के थे, बच्चे भी लगभग हमारे बराबर के थे, निशांत के बराबर के थे। एंड ही हैड प्लान्ड द सेम फाइनेंशियल फ्यूचर फॉर हिज किड एज आई एम डूइंग। मैंने प्लानिंग सब कुछ की, लेकिन अगर मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूं, क्या मेरे बच्चे अशिक्षित रहेंगे? So this is where you plan the legal structures around your child's financial future, and this is extremely important. Life is uncertain for everybody. कैसे आप ये कर सकते हो? अपने बच्चों के नाम पे स्पेसिफिक गिफ्ट डीड बना के अपने जीते जी, एंड दिस यू कैन डू एट अ क्लिक ऑफ अ बटन राइट अवे। चैट जीपीटी, क्लॉड एआई, ग्रोक, परप्लेक्सिटी, इन सब के मदद से आप गिफ्ट डीड का फॉर्मेट निकाल सकते हो। अपने आसपास के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से एक मिनिमम कॉस्ट में आप उस गिफ्ट डीड को रजिस्टर कर सकते हो। एंड दैट्स इट, एंड दैट्स इट। दिस इज द सिंपलेस्ट वे, बट दिस इज नॉट अ फेल सेफ। क्यों? वो गिफ्ट डीड एक पर्टिकुलर डेट के वैल्यूएशन के हिसाब से है, लेकिन वो तारीख हर दिन बदल रही है, पोर्टफोलियो की वैल्यू हर दिन बदल रही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? या तो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना दें या एक प्राइवेट ट्रस्ट बना दें। ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये आता है कि एक एचयूएफ या प्राइवेट ट्रस्ट जैसे स्ट्रक्चर्स मध्यम वर्गीय लोगों के काम का नहीं है, उनमें खर्चा ज्यादा है, मेंटेन करना मुश्किल है। ये सब धारणाएं हैं, सत्य नहीं है। एक एचयूएफ या फैमिली ट्रस्ट को मैनेज करना बहुत आसान है। अगर हम ये सोचें कि एसी की सर्विस करानी पड़ेगी और मुझे एयर कंडीशनर की सर्विस करनी नहीं आती, तो मैं कभी एसी नहीं खरीद पाऊंगा। लेकिन फिलहाल हर घर के हर रूम में एसी लगा है। क्या होता है? जब सर्विस करानी होती है, अर्बन कंपनी को फोन करते हैं, वो आके प्रोफेशनल वे में सर्विस भी करते हैं और गारंटी भी देते हैं कि 6 महीने तक कुछ होगा तो हम रिस्पॉन्सिबल है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके लिए कर सकता है एट अ मिनिमल कॉस्ट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एट अ मिनिमल कॉस्ट कैन हेल्प यू create an HUF and a private family trust which is dedicated to your child's future. And in case of your non-existence, in case आप और आपके स्पाउस एक साथ ट्रैवल कर रहे हो हॉलिडे पे, समथिंग हैपेंस, your child's future is still secure. By spending a few lakh rupees, few means few, not tens of lakhs, few lakh rupees once in your lifetime, you can secure your child's future. More importantly, अगर आपके घर में स्पेशल चाइल्ड है, अगर आपके घर में स्पेशल चाइल्ड है, अगर आपके कोई दोस्त हैं जिनके पास स्पेशल चाइल्ड है, ऑटिस्टिक है, दिस स्ट्रक्चर कंटिन्यूज टू हेल्प देम टिल परपेचुटी। This is the only method to structurally safeguard the assets in the benefit of your children. You should not discount this. This is one of the most important, क्योंकि पैसे तो आप किसी न किसी तरीके से बना ही लोगे, बट these are important. एग्जीक्यूशन प्लेबुक में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट आई विल फोकस ऑन ओनली वन पॉइंट, एनुअल रिव्यू विद द चाइल्ड। ज्यादातर केसेस में हम पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, लेकिन उस रिव्यू में बच्चे शामिल नहीं होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है उस पैसों के डिस्कशन के बारे में जो उनके लिए प्लान किया जा रहा है। ऐसी अवस्था में हम अपने बच्चों से उस फाइनेंशियल एजुकेशन को दूर करते जाते हैं, विच इज अ बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन इन ऑल डेवलप्ड नेशन। छोटी अवस्था से जब आप बच्चों को ये बताते जाते हो, तो वो उस पैसे की वैल्यू समझते हैं, उससे अपने आप को जोड़ते हैं और वो अकाउंट फॉर करते हैं कि दिस इज इयरमार्क्ड फॉर मी। वो उसके उतार और चढ़ाव से कोरिलेट कर पाते हैं, वो उस पैसे की वैल्यू, महत्वाकांक्षाओं को समझते हैं। सो दैट रिव्यू ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन प्रेजेंस ऑफ योर चाइल्ड इफ दे आर अबव 8, 9, 10 years। दिशांत 8 साल के है, बट आज भी वो म्यूचुअल फंड की ज्यादातर टर्मिनोलॉजी समझता है। ऐसा हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों को वो समझ में नहीं आएगा। कल मैं एक क्लाइंट से मिलने के लिए गया, उनकी बिटिया जॉब कर रही है और उन्होंने मेरे मुंह पे कहा कि राहुल, मेरी बिटिया को नॉमिनी वगैरह ये सब कुछ नहीं आता। मैंने उनसे पूछा, क्या आपकी बिटिया इन्वेस्टमेंट करती है? मैं बोला, वो बोले हाँ। क्या उसका पोर्टफोलियो आपसे बड़ा है? वो बोले हाँ।
बोले फिर आपको क्या ऐसा लगा कि आपकी बिटिया को ये नहीं पता कि वो नॉमिनी का मतलब जानती है या नहीं जानती है? कभी कभी एज अ पेरेंट हमें लगता है कि हमारे बच्चे बड़े नहीं हुए, लेकिन वो बड़े हो चुके हैं। ओपनली डिस्कसिंग दिस हेल्प्स सिग्निफिकेंटली दिस। a few case study, I'll have some case studies. ये चीट शीट आप सबको मेल के थ्रू मिल जाएगी, बट आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल। अनाया के लिए एक प्लान करना है। अनाया 4 साल की है। फॉरेन एजुकेशन में आज के दिन खर्चा है 1 करोड़ रुपए का, लेकिन अनाया के लिए पैसा हमें 14 साल के बाद चाहिए। 14 साल में 1 करोड़ रुपए की इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू हो जाएगी 3.5 करोड़ रुपए। 14 साल में 3.5 करोड़ रुपए इकट्ठे करने के लिए मुझे 52,000 रुपए की SIP करनी है एट अ रिटर्न ऑफ 11%। तो मैंने क्या किया, 52,000 में से 35,000 की SIP एक म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में बनाई। 35,000 में 15,000 का एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप और एक 2-4 हजार रुपए का गोल्ड फंड ले लिया। बाकी बचे हुए 12,500 रुपए मैंने एक PPF में हर महीने जमा किए, और उसके बाद बचे हुए 5,000 रुपए सुकन्या समृद्धि योजना में हर महीने जमा किए। दिस इज वन रेडीमेड चीट शीट 18 साल में 3.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए। सो आई हैव एक्चुअली यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ सुकन्या समृद्धि, PPF एंड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इनटू दिस। एक और चीट शीट बनाई है विच इज फॉर द अल्ट्रा HNI कैटेगरी, जहाँ पे द कॉर्पस रिक्वायरमेंट इज लाइक से 8 or 9 crores। दिस आई एम नॉट गोइंग to display here because of the paucity of time. I'll share this with you. You can go through this. इसमें हमने PMSAF का यूज किया है कि कैसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। Coming to the end, what the biggest hurdles which we find in child financial planning? कभी कभी हम इन्फ्लेशन को wrongly प्रोजेक्ट करते हैं। 5 या 6% इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन करना इज द बिगेस्ट मिस्टेक। इट इज नेवर लेस देन 10 to 12%। हम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को टैग नहीं करते या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स का यूज नहीं करते, विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक। एंड थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक इज ग्लाइड पाथ। समय के साथ गोल के नजदीक पहुंचते हुए इक्विटी का एलोकेशन कम करना, डेट का एलोकेशन बढ़ाना आवश्यक है। So a fintech platform can probably help you with all of this. And if you have an advisor, definitely you understand that makes the life even more easier. With this, we close this section. Thank you very much for being with us. Thank you very much for listening to us gently. ये चीट शीट इस सेमिनार की रिकॉर्डिंग और बाकी सारे वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग आप हमारे YouTube चैनल रत्नी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड पे एक्सेस कर सकते हो। जो टूल किट्स मैंने आपसे बताया, वो टूल किट्स इस QR कोड को स्कैन करके आप ले सकते हो, या आप हमारी टीम में किसी से कनेक्ट कर सकते हो। दे विल हेल्प यू टू डाउनलोड द मोबाइल एप्लीकेशन एंड यूज द टूल किट। एंड टू द एंड, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो ये स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके एक गूगल पर रिव्यू जरूर दें। हमने कोशिश की इसको पारदर्शी, बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन आइटम को डिस्कस किए आपसे करें। इसीलिए हमने किसी भी स्लाइड पे अपनी कंपनी का लोगो वगैरह पे बात नहीं की। हमने अपने प्रोडक्ट्स, अपनी प्लानिंग, अपने सर्विसेज के बारे में बात नहीं की है। नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू टॉक ऑन प्री रिटायरमेंट प्लानिंग फॉर 45 to 55 एज ग्रुप। 45 से 55 के उम्र वर्ग के लोगों को अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए क्या करने की आवश्यकता है। We'll talk on that next week. With this, we thank you all.